नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में राजनीति नए-नए रंग बदलती है। कभी शरद पवार की पार्टी को तोड़ने की बात होती है, तो कभी शरद पवार महाराष्ट्र के अंदर नई गोटियां बिठा रहे होते हैं। शरद पवार इसके लिए माहिर है, इसके लिए जाने जाते हैं। वो महाराष्ट्र के अंदर एक नया राजनीतिक खेल खेलने जा रहे हैं। वो निरंतर एकनाथ शिंदे को, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उनको अपने कॉन्फिडेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। माना जा रहा है कि आखिर शरद पवार पीछे से क्या खेलना चाह रहे हैं। क्या शरद पवार एकनाथ शिंदे की उस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं जिसके चलते उन्हें सीएम नहीं बनाया गया? तो क्या शरद पवार आने वाले समय में एकनाथ शिंदे को कोई ऐसा भरोसा देने जा रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे? क्योंकि अगर विपक्ष के विधायकों की बात करें, तो विपक्ष के पास 51 विधायक है और एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक है। अगर इसमें अगर इसमें एनसीपी के और विधायक जोड़ दिए जाएं, जो उनके शरद पवार के भतीजे के हैं, तो ये 149 विधायक हो जाते हैं। जो 288 का टोटल आंकड़ा है, उसमें बहुमत के लिए काफी होते हैं। तो क्या शरद पवार ऐसा कोई खेल खेलने जा रहे हैं? क्या इसकी कोई उम्मीद है? क्योंकि शरद पवार ने ही भारतीय जनता पार्टी से एक समय में शिवसेना गुट को तोड़ा था, जिसके बाद से जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में भयंकर झगड़े हुए, जिसका खमियाजा खुद शरद पवार को भी भुगतना पड़ा। लेकिन आज शरद पवार बाजी को पलटना चाहते हैं। तो क्या सब कुछ हो रहा है मुंबई के राजनीति में? हम जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमान उत्तम कुमार से, और उनसे पूछेंगे कि आखिर शरद पवार कौन सा खेला खेल रहे हैं। जी जी सर, बिलाल सर, शरद पवार कभी शांत नहीं बैठने वाले, कभी शांत बैठते भी नहीं है वो। जैसे ही तक दिखाई देता है कुछ राजनीतिक थोड़ा भी अंकुर, तो वहां बाजी पलटने की सोचते हैं, बाजी पलटने के लिए तैयारी शुरू करते हैं। वो हमेशा पॉलिटिक्स मोड में रहते हैं, लेकिन उनका पॉलिटिक्स नजर में नहीं आता। अभी क्या हो रहा है, एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात करने के पीछे बहुत सारे अर्थ है, बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे बहुत दिनों से नाराज है। नाराज सिर्फ सीएम पोस्ट नहीं मिली उससे नहीं नाराज, बल्कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत ही तालमेल जुल रहा है, उससे भी नाराज है। हाँ, अभी ये दोनों तरफ से पॉलिटिक्स बहुत गर्मा गर्म चल रहा है, इसीलिए एकनाथ शिंदे उसी तरफ से भी नाराज है। सिर्फ डेप्यूटी सीएम पोस्ट मिला उससे कुछ बिगड़ता नहीं। फडणवीस और उद्धव ठाकरे की बहुत बन रही है, उससे ज्यादा बिगड़ रहा है, उससे ज्यादा नाराजगी है। और जो गार्डियन मिनिस्ट्री की जो पोस्ट जो हुआ था, उसी की वजह से भी कुछ नाराजगी है। तो ये कुल मिला के सब नाराजगी अब कुछ दिनों में बाहर आने वाली है। वो कुछ स्टेटमेंट हो रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी की मिनिस्टरों से स्टेटमेंट हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स छोड़ के, सीएम ने बुलाई मीटिंग इंपॉर्टेंट छोड़ के गांव चले जाते हैं या दूसरे ट्रिप पे चले जाते हैं। ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो ये कंप्लीटली ये शरद पवार जी की नजर से छूटेगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। शरद पवार जी को पूरा पता होता है कि क्या कहाँ पे दाल कैसी बन रही है। तो वहां पे जाके मिलते हैं। तो एकनाथ शिंदे और शरद पवार जी की जो मीटिंग है, उसी में से वही मीनिंग निकलता है कि जब भी आपने आंकड़े सही रखे कि 57 उनके पास एमएलए, अगर इस पार्टी में आ जाए, तभी एक हर्डल वहां पे एक है। एकनाथ शिंदे जी को इस सब लेना होगा, तो उद्धव ठाकरे नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ही कड़वाहट है, वो नहीं होगा। और उद्धव ठाकरे उस बाजू में चले जाएंगे। तो कुल मिला के अभी कैसी राजनीति होगी, एक नंबर गेम कैसे चलेगा, उस पर बहुत सारा बात खेल निर्भर है। लेकिन एकनाथ शिंदे पूरी तरह से नाराज है, और उस नाराजगी का फायदा उठाने के लिए शरद पवार अभी उतावले है, और शरद पवार ने वो चाल चल दी है। हालांकि कुछ होगा ना होगा, ये आगे वाली देखने वाली बात है। शायद शरद पवार एकनाथ जी से मिलने के बाद एकनाथ जी का फायदा भी हो सकता है। बीजेपी उनको अपने साइड में करने के लिए कुछ दिखा भी सकती है, कुछ दे भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों तरफ से होगा। अभी शरद पवार जाने के बाद एकनाथ शिंदे जी का फायदा दोनों तरफ से होगा। एक तो बीजेपी की तरफ से कुछ मिलेगा, नहीं मिला, ऐसे ही बीजेपी ने छोड़ दिया, तो एकनाथ शिंदे जी और शरद पवार का इंटरनल पॉलिटिक्स कुछ दिनों तक चलता रहेगा, और एक दो महीने में कुछ अलग ही नतीजे सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे इस साइड आए, तो उद्धव ठाकरे उस साइड चले जाएंगे, और नंबर गेम क्या होता है उससे वो देखना डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा।
लेकिन कुल मिलाकर एक शरद पवार ने कह सकते हैं कि एनडीए या कहिए महाविकास अघाड़ी तो नहीं कहते, अघाड़ी ग्रुप कहते हैं वहां पर उसको, तो उसके अंदर एक हलचल जरूर पैदा करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में बीएमसी में चुनाव है, वहां पर कोई इक्वेशन सेट करना चाह रहे हो बीजेपी से जी जी तोड़कर? बिल्कुल, वो बीएम या बिल्कुल बीएमसी में हलचल, बीएमसी के लिए ट्रेडिंग लगाना, या पूरे महाराष्ट्र में जो कॉरपोरेशन और बहुत सारी लोकल बॉडीज की इलेक्शंस है, तो लोकल बॉडीज और कॉरपोरेशन की इलेक्शंस बहुत ही अहम मायने रखती है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी। तो उस पे नजर है, और शरद पवार ये पूरा रूरल एरिया से आया हुआ पॉलिटिशियन है, तो वो डेफिनेटली नजर रखेंगे। उसका है ही, बीएमसी कंप्लीटली उद्धव ठाकरे को जीता के देना, ये टारगेट शरद पवार जी का हो सकता है। उस हिसाब से अगर एक, अब देखो बीएमसी में किसका ज्यादा वजन है, एक तो एकनाथ शिंदे जी का है, एक उद्धव ठाकरे का है, एक शरद पवार जी का कुछ है, और देवेंद्र फडणवीस। तो अगर उद्धव ठाकरे को क्लियर कट, एकनाथ शिंदे एक बड़ा फिश है वहां का, एक बड़ी मछली है मुंबई में, तो एकनाथ शिंदे को अगर अपने तरफ ले लिया जाए, तो एकनाथ शिंदे का भी फायदा हो सकता है, और बीएमसी महाविकास आघाड़ी को भी आ सकती है। ये डेफिनेटली होगा, और उसका रूरल एरिया में फायदा होगा। जो लोकल बॉडीज की जो इलेक्शंस है, बहुत सारी कॉरपोरेशन की इलेक्शंस है, उसमें भी उनका फायदा हो सकता है। ये शायद ये नजर में रख के, ये पॉइंट ऑफ व्यू रख के ही शरद पवार जी ने ये चाल चली होगी, ये खेल खेला होगा। लेकिन अगर जो मूव शरद पवार चल रहे हैं इसमें कांग्रेस इसको कैसे वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि कांग्रेस के पास भी 16 विधायक हैं वहां, शरद पवार के पास 10 विधायक हैं। आप कहिए कि महाविकास आघाड़ी के टोटल 48 विधायक हैं, जिसमें शिवसेना यूबी के तकरीबन तकरीबन 20 विधायक हैं। तो ये कांग्रेस इसमें किस तरह से वेट एंड वॉच कर रही है? कांग्रेस इस इशू को किस तरह से वॉच कर रही है महाराष्ट्र में? क्योंकि शरद हम्म। पवार वो लोग हैं जिन्होंने आप पार्टी का समर्थन कर दिया था और कहा था कांग्रेस को सोचना चाहिए। तो क्या कांग्रेस अ, दिल महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार को डाउटफुल देखती है, या अपना दोस्त देखती है, या जिस तरह के मूव समय समय पे करते हैं कांग्रेस उसे किस दृष्टिकोण से लेती है? महाराष्ट्र की कांग्रेस हमेशा ही महाराष्ट्र में शरद पवार को पॉजिटिव नहीं ले रही है, कभी लिया भी नहीं। सिर्फ ये एडजस्टमेंट थी कुछ महाविकास आघाड़ी करके, तो एडजस्टमेंट करके महाविकास आघाड़ी का जो धर्म होता है, वो उन्होंने निभाया होगा कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस की ताकत भी कितनी रही है अभी, महाविकास आघाड़ी की पूरी ताकत ही कितनी है, छोटी है। या यूबीटी होगा, उद्धव ठाकरे का गुट होगा, या शरद पवार का गुट होगा, या कांग्रेस का गुट होगा। तो कांग्रेस कर करके क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती अभी। तो अभी भी तीनों में, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, इन तीनों में भी शरद पवार का ही जुबान मानी जाती है, मानी जाएगी। अगर शरद पवार जी ने बताया कि नहीं नहीं ऐसे करेंगे, ऐसा करने के बाद ऐसा फायदा हो सकता है, एकनाथ शिंदे जी को हमारे पार्टी में ले लेंगे, मैं संभालता हूँ, उद्धव ठाकरे को भी वो समझा सकते हैं, या कांग्रेस को भी समझा सकते हैं। अगर फायदा वो शरद पवार बता सकते हैं करेक्ट में कि क्या फायदा हो सकता है, क्या मुनाफा हो सकता है अपने महाविकास आघाड़ी को। उनका सिर्फ तीनों का भी टारगेट है कि बीजेपी को खोखला करना, बीजेपी को थ्रेट पहुंचाना, बीजेपी को तकलीफ देना। अगर शिंदे यहां आ जाते हैं, या शिंदे नाराज भी रह जाते हैं कंटिन्यूअसली, तो भी बीजेपी का हेडेक बढ़ सकता है ना। तो शरद पवार जी का टारगेट वही है कि कंप्लीट बीजेपी का हेडेक बढ़ाना। तो उसमें कांग्रेस का कुछ रोल होगा ना होगा, नाराज होगी तो भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती शरद पवार जी का। और शरद थोड़ा बहुत नाराज होगी तो शरद पवार उनको, उनकी डेफिनेटली एडजस्टमेंट करके उनको समझा सकती है। उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस हो महाराष्ट्र की, वो शरद पवार जी की जुबान के आगे नहीं है। लेकिन लेकिन जो एकनाथ शिंदे की नाराजगी अ, सरकार के संपन्न होने के समय या सरकार जब बन रही थी उसमें गृह मंत्रालय वो चाहते थे, लेकिन लेकिन उनको गृह मंत्रालय तो नहीं मिला और डिप्टी सीएम की पोजीशन मिल गई। पर देखिए डिप्टी सीएम पोजीशन इतनी बड़ी पोजीशन नहीं होती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में एक गृह मंत्रालय का बड़ा रोल होता है जिसे देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा। वहीं महाराष्ट्र के अंदर ब्राह्मण बनाम मराठा पॉलिटिक्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। जरांगे पाटिल ने एक हम्म। आरक्षण विरोधी पूरा कैंपेन चलाया, तो आज जरांगे पाटिल समय समय में फिर एक तरह की धमकी दे रहे हैं कि वो आरक्षण की पहल करेंगे। तो ये जो मराठा बनाम ब्राह्मण है, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस जो एक चीफ मिनिस्टर है वो ब्राह्मण है, और
संघ से आते हैं, तो यहाँ पे मराठा, चाहे शरद पवार भी मराठा हैं, एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं, उद्धव ठाकरे भी मराठा हैं, अजीत पवार भी मराठा हैं। आपको लगता है इन मराठा ग्रुप को कहीं एकजुट होने की संभावना है, खासतौर से ब्राह्मण लॉबी के खिलाफ? ये अच्छा आपने मुद्दा रखा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऊपर वाले ये सब पॉलिटिशियंस, ये नेता लोग हैं, ये मराठा और ब्राह्मण ऐसा नहीं करेंगे। उनकी सिर्फ फायदा कहाँ पे है और कौन से नंबर गेम चल सकता है, उस पे वो ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं। ऐसा होता तो बीजेपी ने भी नहीं सोचा होता, बीजेपी ने मराठा कार्ड चला होता, मराठा कोई कैंडिडेट सीएम पद पे बिठाया होता। लेकिन ऐसा बीजेपी ने भी नहीं सोचा। और ऐसा सीएम लोग वोटिंग के समय वैसा सोचते हैं, मराठा ब्राह्मण कास्टिज्म करते हैं डेफिनेटली। जब कैंडिडेट दिए जाते हैं तभी भी ये सोचते हैं पार्टियां। लेकिन अब इकट्ठा आने के वक्त ये ऐसा नहीं सोचा जाएगा, मेरा मानना है। क्योंकि वो सोचने से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला कि ये सब मराठा मराठा अलग और वो, ऐसा नहीं हो सकता। वहां फाइनली क्या होता है, सत्ता मिलने के लिए नंबर गेम की जरूरत होती है। जिसका जितना अच्छा नंबर चलेगा वो वही सत्ता में आ सकता है। तो ये सिर्फ हलचल मचा देना, अभी भी बीजेपी को यहाँ पे महाराष्ट्र में ज्यादा धोखा नहीं लग रहा है। क्योंकि उनका ही बल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा है। और एक दो छोटे मोटे पक्ष लेने के बाद एक्चुअली उसको उनको जरूरत नहीं है अभी। देवेंद्र फडणवीस को जरूरत ही नहीं है एकनाथ शिंदे की और अजित पवार की भी, दोनों पार्टियों की भी। थोड़ा एक दो इधर उधर कर लेंगे तो वो अपने बीजेपी सत्ता में अकेली भी रह सकती है। तो इसकी वजह से कोई नाराज होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाराजगी हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से। और जहां तक या शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे का सवाल है, तो शरद पवार जी मना लेंगे उद्धव ठाकरे। अगर एकनाथ शिंदे आ जाते हैं वापस, तो उद्धव ठाकरे को मना लेंगे। अलग पार्टी रहेगी लेकिन उनको मना लेंगे और कांग्रेस को भी मना लेंगे। लेकिन ये कास्टिज्म का कार्ड अभी नहीं चलेगा। अभी नहीं चलेगा, ठीक कह रहे हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले हमने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था, वो टॉपिक हमारा काफी पॉपुलर भी हुआ, काफी लोगों ने पसंद भी किया, जिसपे हमने डिस्कस किया था कि उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के 6 सांसद बीजेपी के संपर्क में, हो सकता है एकनाथ शिंदे उदय गुट को ना तोड़ दें। तो उससे पहले के एकनाथ शिंदे किसी को नुकसान पहुंचाएं, शरद पवार ने सोचा कि हम क्यों ना इन पर डोर डाल दें। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अभी देखो, उनके अपात्रता की वो एक केस का रिजल्ट लगना भी बाकी है। उनका अपात्रता का, आमदार अपात्रता, एमएलए अपात्रता का भी एक केस है। तो अगर ऐसा भी हो जाता है तो, और एकनाथ शिंदे भी ऐसा सोचते होंगे शायद अभी इसी वक्त, ये सीएम पद भी नहीं है। देखो, गार्डियन मिनिस्ट्री में भी हमें कुछ गड़बड़ कर दी है ये सीएम ने, देवेंद्र जी ने। या बाकी भी गड़बड़ी चल रही है उद्धव ठाकरे के साथ, वो मिलजुल ज्यादा रहे हैं। बहुत वहां भी अच्छी तरह से उनका ताल्लुक रहा है। तो मेरा रोल क्या है अभी? तो बार बार पे अगर यहाँ पे नाराज रहने के बजाय, अगर शरद पवार जैसा बड़ा नेता कुछ बुला रहा है या कुछ बता रहा है, तो डेफिनेटली सुनेंगे वो। क्योंकि शरद पवार जी का शब्द है जो है, वो महाराष्ट्र में ही नहीं, दिल्ली में भी बहुत सारे पार्टी विपक्ष के नेता भी उनकी सुनते हैं। तो महाराष्ट्र का हर एक नेता उनकी सुनता ही है। तो अभी 2 दिन पहले राज ठाकरे जी से देवेंद्र फडणवीस मिल गए। तो ये सब नाराजगी पैदा करने वाली जो बात है एकनाथ शिंदे के बाजू में, तो ना एकनाथ शिंदे डेफिनेटली सोचेंगे कि अगर कुछ अच्छा कार्ड खेला जाए, कुछ अच्छा कार्ड हो सकता है, तो सभी को सबक सिखाया जा सकता है। तो मेरा यूज ही की कर दिया सिर्फ कुछ टाइम के बाद, ऐसे मन में आया होगा शायद एकनाथ जी के मन में भी, कि मुझे सिर्फ यूज किया गया, कुछ दिन के लिए सीएम बिठाया गया, मुझे बताया गया था कि सीएम बनाएंगे, आगे भी नहीं बनाया गया। ऐसा भी हो सकता है। तो उनके मन में जो कड़वाहट है, बहुत सारी नाराजगी है, वो उछल के आने के लिए कुछ तो कार्ड खेलेंगे वो डेफिनेटली। और शरद पवार बहुत जैसे अच्छी। आदमी उनके साथ में आएंगे। हम्म। जी जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने, कि उनकी नाराजगी का फायदा अ, केवल शरद पवार नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र का विपक्ष उठाना चाहेगा। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे के मन में एक टीस है कि उन्हें यूज एंड थ्रो किया गया है, जो उनसे वादे किए गए थे वो नहीं निभाए गए, और इसके चलते एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ा रिस्क भी लिया था। हालांकि राजनीति में शरद पवार के कहे को पत्थर की लकीर माना जाता है, उनका वजन राजनीति में बहुत भारी होता है।
और ठीक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे दिल्ली, खास तौर से दिल्ली में भी उनकी बात की एक वजन है, उनकी सोच की एक वजन है। तो शरद पवार महाराष्ट्र के अंदर क्या खेला करने जा रहे हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन खेले के समीकरण जरूर बुने बुने जा रहे हैं, खेले की पृष्ठभूमि जरूर बुनी जा रही है। खेला कभी भी हो सकता है, ये देखने की बात है। रहा महाराष्ट्र की बीएमसी हम्म, चुनाव की बात, तो ये खेला बीएमसी में भी देखने को मिल सकता है। सरकार कब तक चलेगी, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात ने यकीनन देवेंद्र फडणवीस को जरूर परेशान कर दिया होगा। उत्तम, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एबीसी दर्शकों से मैं खेद प्रकट करना चाहूंगा कि निरंतर सिग्नल की वजह से उन्हें असुविधा हो रही है, हमारी बात उन तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच रही है। मैं उत्तम से भी गुजारिश करूंगा कि वो टेक्निकल हेड को अपनी बात रखें और बताएं कि बार बार इको और सिग्नल ब्रेक होते हैं। कुल मिलाकर आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बातें सुनी। एबीसी के दर्शकों से मेरी निवेदन है कि एबीसी को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफॉर्म शेयर करते रहें और साथ ही साथ अपने कमेंट बॉक्स भी निरंतर हमें प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ